हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। फॉरगॉटन टेल्स ऑफ फेमिनिज्म, ये है हमारे आज का टॉपिक। एंड शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं। सो साइंटिस्ट, ये जो शब्द है ये रीसेंट शब्द है। और मुझे फिलहाल पता नहीं कि किंग ऑफ साइंस किसे कहते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ साइंस जिन्हें कहते हैं वो एक स्कॉटलैंड की लेडी हैं। उनका नाम है मेरी सॉमरविल। ठीक है, मेरी सॉमरविल हैं क्वीन ऑफ साइंस इन्हें कहा जाता है। और ये थी, पैदा हुई थी ये स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में जहाँ किल्ट पहन के वो बैक पाइप्स बजाते हैं। और 1780 में पैदा हुई थी। उस समय क्या चल रहा था स्कॉटलैंड में, आज हम जानेंगे। अलग अलग पात्र, 3-4 पीपल जिनकी अपनी लाइफ है, अपना रुतबा है, अपनी मेहनत है। एंड somehow they're connected to the topic of feminism, and very interestingly their lives overlap। कैसे, जानते हैं। कहानी है। तो हम हैं स्कॉटलैंड में 1780 में। 1780 में क्या हो रहा था? 1780 में जहाँ तक मुझे याद है एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो रहा था। न्यू इंडस्ट्रीज आ रही थी, इंक्लूडिंग कॉटन इंडस्ट्रीज। और स्टीम, जो स्टीम इंजन है उसमें काफ़ी प्रगति हो रही थी। 1780 में मेरी सॉमरविल पैदा हुई, उसके 9 साल बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। यानी जब वो मात्र 9 साल की थी तब स्कॉटलैंड में हलचल थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है हिस्ट्री का। तो ये वो दौर था, प्रोग्रेस हो रही थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही थी। और हाँ, इंटरेस्टिंगली एक समय था कि स्कॉटलैंड के लोगों को जो किल्ट होता है ना उनका, कभी आप देखेंगे फ्रॉक जैसी चीज होती है वो पहनते हैं, वो बैन थी उनके लिए। तो आई थिंक 1782-83 में वो अनबैन हो गई। तो फिर से वो पहनने लग गए उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस। वो क्यों बैन हुई थी वो कोई और टॉपिक है, किसी और दिन हम देखेंगे। मेरी सॉमरविल क्वीन ऑफ साइंस पैदा हो गई हैं। और फिर वो जाती हैं इटली। इटली में रहती हैं बहुत साल। मेजर पार्ट ऑफ अ लाइफ इटली और इंग्लैंड में उनका बीतता है। क्वीन ऑफ साइंस, यहाँ लिखा गया है मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ओके, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट एज द फर्स्ट पर्सन टू बी रेफर्ड टू एज अ साइंटिस्ट। याद रखिए, टॉपिक फेमिनिज्म का, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ सिर्फ औरतों की तारीफ करेंगे और बताएंगे औरतें कितनी स्पेशल है, नहीं। इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस बाद में आएगा। उस समय में भी जब साइंटिस्ट का खिताब देना था, एक औरत चुनी गई थी। अब आप बोलेंगे लेकिन हो सकता है आसपास कोई अच्छा साइंटिस्ट ना हो तो औरत को दे दिया गया। देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन टू बी रेफर्ड टू एज अ साइंटिस्ट कौन है? यू आर करेक्ट, इट इज मेरी सॉमरविल। वेल डन। और ये प्रिंटेड था। तो अगर आप ये सोच रहे कि खिताब कोई ओरली था या किसी ने ऐसे ही मस्ती में कह दिया, ये प्रिंटेड चीज आई थी। ठीक है। इनका मेजर वर्क है द मैकेनिज्म ऑफ द हेवेंस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हेवेंस, जिसे हम हेवन कहते हैं। हेवन रिलीजन में भी होता है। वहां का हेवन अलग होता है, वो पनिशमेंट सेंट्रिक हेवन है। ये हेवन है एस्ट्रोनॉमिकली लिंक्ड। स्टार्स, प्लैनेट्स, ग्रेविटी, इन सबको इन सबको लेके एक उन्होंने किताब लिखी थी, द मैकेनिज्म ऑफ द हेवंस। इसे टेक्स्ट बुक की तरह यूज किया कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फेमस, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मैं कहने वाला था वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी दुनिया की। अच्छा, वो नहीं बोला। फेमस यूनिवर्सिटी है, उसमें आदमी पढ़ते थे, औरतें पढ़ती थी। और जो किताब थी वो एक औरत ने लिखी थी। ओके, ये हम बात कर रहे हैं 18 सेंचुरी की। गौर फरमाइए जो मैं चीज आपसे कह रहा हूँ। तो उनकी किताब कैम्ब्रिज में पढ़ाई जा रही है। ठीक है। इस किताब में आपको ब्रीफली किताब के बारे में बता दूं। वो कह रही हैं कि यूनिवर्स इज फिल्ड विद स्टेलर सिस्टम्स where fixed stars are likely suns with their own orbiting planets। एक सिस्टम है पूरा जिसमें सन्स हैं, जैसे हमारा सूरज है एक जगह रहता है, हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कि नहीं, आपको पता है क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि यूनिवर्स में प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं।
ठीक उसी तरह अलग-अलग सन्स होते हैं और सन्स के इर्द-गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। ये सिस्टम उन्होंने बताया था। सेकंड चीज़ उन्होंने बताई थी द इटर्नल एंड सब्लाइम साइलेंस ऑफ स्पेस। क्या स्पेस में आवाज़ होती है? क्या शोर शोर वाली जगह, क्या प्लैनेट्स की आवाज़ होती है? खैर, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, लेकिन वो बता रही हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो चुन्नु-मुन्नु है क्रिएशन के मुकाबले। क्रिएशन बहुत बड़ी है और ये जो हम कंसेप्ट लेके चलते हैं, स्पेशली रिलिजन से जब हम कंपेयर करते हैं, कि रिलिजन कहता है कि हम इम्पोर्टेंट हैं, उनकी टेक्स्ट कहती है कि हम इम्पोर्टेंट हैं। वो बता रही हैं कि हम तो हैं ही नहीं कोई, इतनी बड़ी जगह है, वास्ट दुनिया है कि हम चुन्नू से सिस्टम है। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि उनकी किताब के बारे में, किताब के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। अब आती है वोटिंग मूवमेंट। एक बहुत फेमस मूवमेंट है हिस्ट्री में, जिसमें कहा गया था कि औरतों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। ये मूवमेंट शुरू की थी अन्य लोगों ने। उनमें से एक प्रोमिनेंट आदमी थे जॉन स्टुअर्ट मिल, एक फिलोसोफर थे। इनफैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी का नंबर वन फिलोसोफर माना गया था फॉर एटलीस्ट 100, मे बी इवन लॉन्गर, 150 ईयर्स, मे बी 200 ईयर्स, आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट आदमी थे जॉन। इसकी इनकी कुछ मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, आई बिलीव एसेज हैं या शॉर्ट बुक्स में मैंने चैप्टर्स पढ़े हैं, उनमें से मैंने कुछ नोट किया है। तो जो इन्होंने एक पेटिशन निकाली थी यूके पार्लियामेंट में कि औरतों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। उस समय औरतें वोट नहीं करती थी, आदमी वोट करते थे। आदमियों में भी मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जिनके पास लैंड थी, प्रॉपर्टी थी, वो ही वोट करते थे। ठीक है, लैंड और प्रॉपर्टी में नहीं जाते, सिंपल रखते हैं। आदमी वोट करते थे, औरतें वोट नहीं करती थी। तो इन्होंने पेटिशन की थी यूके पार्लियामेंट में। जब इन्होंने की थी तब समय था 1866, ठीक है ना। अब मेरी सौम्यवीर पैदा हुई थी 1780 में। तो इस समय वो थी अप्रोक्सीमेटली, 100 में से 14 निकाल दीजिए तो अराउंड 86 ईयर्स की थी। एंड शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू साइन दिस पेटिशन। तो मेरी सौम्यवीर दुनिया की दुनिया का पहला इंसान जिसे साइंटिस्ट का खिताब प्रिंट में दिया गया है। उन्होंने, शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू साइन on this very popular, very significant petition for the right for women to vote। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की क्या खासियत है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने कहा था, ये चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी मॉडर्न टाइम्स में, किसी ना, या तो आपने कोट्स पढ़े होंगे या किसी के थॉट पढ़े होंगे जिससे मिलते जुलते हैं। वो कहते हैं, अ पर्सन में कॉज इविल टू अदर्स नॉट ओनली बाय हिज एक्शंस बट बाय हिज इनएक्शन। यानी एक इंसान कुछ ना करने से भी, ना करना भी एक पाप है। यानी जब पाप हो रहा है और आप कुछ ना करें, कोई एक्शन ना लें, चुप रहें, वो भी एक पाप है। सो अ पर्सन में कॉज इविल टू अदर्स नॉट ओनली बाय हिज एक्शंस बट बाय हिज इनएक्शन, एंड इन आइदर केस ही इज जस्टली अकाउंटेबल टू देम फॉर द इंजरी एंड द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। तो अगर इनजस्टिस है सोसाइटी में, आप चुप हैं, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आप ये नहीं कह सकते मैंने इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं किया। ये थॉट आती है पॉपुलरली, इनसे आती है और इनके एक दो पूर्वज थे उनसे आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कोट है इनका, इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वर ऑफ वन ओपिनियन, ओनली वन पर्सन वर ऑफ द कॉन्ट्ररी ओपिनियन, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind। इसका मतलब है, अगर वो सारी दुनिया एक राय रखती है और सिर्फ एक इंसान कोई दूसरी राय रखता है, उस एक इंसान को चुप कराना जस्टिफाइड नहीं है। उसकी ओपिनियन भी मैटर करती है। मेजॉरिटी की ओपिनियन ही करेक्ट ओपिनियन है और माइनॉरिटी चुप रहेगा, उसकी ओपिनियन मैटर नहीं करेगी। ही वॉज अगेंस्ट दिस। ये थॉट मॉडर्न टाइम से बहुत सिग्निफिकेंट है, आज भी है। ये आती है जॉन स्टुअर्ट मिल से। ओके, जॉन स्टुअर्ट मिल कौन? जिन्होंने पेटिशन लिखी थी कि औरतों को वोट हमें देना चाहिए। ओके,
और लास्ट वाला है, बहुत सारे इनके मैंने 3 चुने हैं। द ओनली फ्रीडम व्हिच डिजर्व्स द नेम इज दैट ऑफ परस्यूइंग आवर ओन गुड इन आवर ओन वे। द ओनली फ्रीडम व्हिच डिजर्व्स द नेम इज दैट ऑफ परस्यूइंग आवर ओन गुड इन आवर ओन वे। हम परस्यू करेंगे, हम पीछा करेंगे अपनी अच्छाई, अपना भला अपने तरीके से। ये फ्रीडम होती है, ये उत्तम फ्रीडम है। क्या करना? अपना भला करना अपने तरीके से, परंतु सो लॉन्ग एज वी डो नॉट अटेम्प्ट टू डिप्राइव अदर्स ऑफ theirs। जब तक कि आप दूसरों को डिप्राइव नहीं करो उनकी सेम राइट। क्या राइट है? कि वो भी अपना भला ढूंढे लाइफ में अपने तरीके से। हमें अपना भला ढूंढना है, बट हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी। यानी जो आजकल का हसल कल्चर है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वो कह रहे थे दिस इज ऑल्सो एन इन्विटेशन टू मिजरी। वो शायद इसको अल्कोहलिज्म से भी रिलेट करते थे, मेरे ख्याल से, मैंने पढ़ा है अगर करेक्ट, और डिप्रेशन से भी करते थे। आप अपना भला बिल्कुल ढूंढो अपने तरीके से, लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं करो। दूसरों का भी उतना ही अधिकार है अपना भला ढूंढने में। ये थॉट जो पॉपुलर थॉट है कल्चर में हमारे आज, ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल से आती है। अब आपको पता चल गया है दो कैरेक्टर्स, मेरी सॉमरविल और जॉन स्टुअर्ट मिल। मेरी सॉमरविल और जॉन स्टुअर्ट मिल, तो ये इनका कनेक्शन आप समझ गए फिलहाल। उन्होंने मेरी सॉमरविल का पहला सिग्नेचर आया था जब उन्होंने पिटिशन किया था यूके में कि आप औरतों को वोट करने दो। ये चीज़ें हैं जो आपको आमतौर पर नहीं पता चलेंगी, क्योंकि एक तो ये 5-10 मिनट में कैप्सूल में नहीं बन सकती। जिंदगी इतनी बड़ी है, हम 10-10 मिनट के वीडियोस, 5-5 मिनट के वीडियोस या रील्स कैसे बना सकते हैं? इसलिए आराम से सुनते हैं, अचानक से जंप करते हैं। ठीक है, फेमिनिज्म का टॉपिक गर्म हो रहा है अभी, इन चारों लोगों की कनेक्शन हम बाद में लाएंगे। अब है, आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का आपने नाम सुना है। चार्ल्स डार्विन डॉक्टर नहीं थे। चार्ल्स डार्विन थे बायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट। ठीक है, वो एक असिस्टेंट डॉक्टर थे एक समय में, लेकिन वो फुल डॉक्टर नहीं बने थे क्योंकि उनको पसंद नहीं था चार्ल्स डार्विन को कि एनेस्थीसिया के बिना ऑपरेशन होते हैं। उन्हें लगा था ये स्टूपिड है और ये तरीका करेक्ट नहीं है। खैर, वो अलग बात है। तो उन्होंने स्टडी की थी ऑर्किड्स पे, उन्होंने स्टडी की थी अ, बहुत सारे अन्य टॉपिक हैं उनके। लेकिन आज के संदर्भ में हम बता रहे हैं कि ये जो चार्ल्स डार्विन है, जिनकी किताब थी स्पीशीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बहुत फेमस किताब थी इनकी। इसके बाद द डिसेंट ऑफ मैन, ये दो किताबें थी इनकी। इनका क्या कनेक्शन है और ये अचानक से कहाँ एंट्री लेते हैं? चार्ल्स डार्विन को मेरी सॉमरविल पसंद थी। वो उनको लगता था, चार्ल्स डार्विन को, जिनका नाम शायद हिस्ट्री में अमर है फॉर हिज रिसर्च, फॉर हिज अचीवमेंट्स, फॉर द entire problem he has caused between the world of atheism and religious orthodoxy। आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। he is famous for very different reasons। वो कहते थे कि ये जो मेरी सॉमरविल है बहुत बढ़िया है, और उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि मैंने भी ऑर्किड्स की स्टडी की, आपने भी, और मैं आपकी ऑर्किड्स की स्टडी को दाद देता हूँ। ऑर्किड्स मेरे ख्याल से वो फूल का सिस्टम होता है पूरा, फूलों का। तो मैं फूल नहीं कह रहा हूँ, फूलों का सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी सॉमरविल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी की नज़र से उन्होंने ऑर्किड्स की स्टडी की थी। वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी या नहीं मुझे याद नहीं, बट इस नज़र से उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, चार्ल्स डार्विन को लगा ये बहुत अच्छी हैं। इन्होंने इनको चिट्ठी लिखी थी, फिर उन्होंने अपनी कॉपी दी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उनको भेजी थी। ठीक है, और हमें पता चलता है कि जब मेरी सॉमरविल की डेथ हो गई, जब वो कॉपी उन्होंने खोल के, उन्होंने कॉपी में मार्किंग्स की हुई थी, इसका मतलब उन्होंने वो किताब पढ़ी थी। मेरी सॉमरविल ने चार्ल्स डार्विन की किताब पढ़ी थी। ठीक है, अब इन दोनों का सबसे पहला कनेक्शन ये है। मेरी सॉमरविल की किताब थी ऑन द कनेक्ट, अभी CONNEXIO, मैं कनेक्शियन कहता हूँ, आई बिलीव ये फॉरेन प्रोनाउंसिएशन, लेकिन फिलहाल आप कनेक्शन कह दो, ऑन द कनेक्शन ऑफ द फिजिकल साइंसेस। 1834 में किताब थी मेरी सॉमरविल की।
ठीक है ना? रिमेंबर 1780 में पैदा हुई थी, 1834 में किताब थी, यानी शी वाज़ 54 ईयर्स ओल्ड। जिन लोगों को लगता है बूढ़े हो रहे हैं, कुछ काम नहीं किया लाइफ में, भैया 54 की उम्र में भी आप कुछ कर सकते हो। तो ये किताब बहुत एक लैंडमार्क मानी गई थी साइंस में। इसने साइंस को पॉपुलर कर दिया था। ठीक है? और ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है, बट इस किताब के बारे में मैंने पढ़ा है। सिंपल है, ऑन द कनेक्शन ऑफ द फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजी, प्योर साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, और एंड ऑल द अदर साइंटिस्ट हु आर स्टडीइंग ग्रेविटी। आप अपनी स्टडी को ज्वाइन करो, सेपरेट सेपरेट स्टडीज नहीं करो। देयर हैज टू बी अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ साइंस। ये एक रेवोल्यूशनरी थॉट थी, और उस आज आपको लगेगा नॉर्मल लगेगा, परंतु उस समय साइंसेस अलग अलग थे, और काफ़ी कंपटीशन थे साइंसेस में। वो कभी हम बाद में जाएंगे, शायद इस पे एक वेब सीरीज भी बनी है। इस किताब में कहती हैं एस्ट्रोनॉमी एज द मोस्ट सबलाइम साइंटिफिक पर्सूट। एस्ट्रोनॉमी है, उसको उन्होंने अति उत्तम कहा है। एस्ट्रोनॉमी को शायद हम ये कह सकते हैं मोस्ट सबलाइम, यानी वो ये नहीं कह रही बाकी बुरी हैं, लेकिन सबलाइम, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट देर आर ग्रेट क्रिकेटर्स लाइक सो, बट सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट सबलाइम। ये जो शब्द है सबलाइम, इट सजेस्ट्स अ लिटिल बिट अबव द अदर्स। तो इनका ये मानना था एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट सबलाइम साइंस। अब ये मुझे फनी लगती है बात, 10 एडिशन में किताब छपी थी, 10 एडिशन से किताब के, 15,000 कॉपीज इसकी बिकी थी। 15,000 कॉपीज मुझे वैसे पर्सनली कम लगती हैं, इतना नहीं है, बट मैंने 2-3 जगह चेक किया, 15,000 लिखा है तो ठीक है। उस जमाने में 15,000 एक साइंस की किताब के लिए बहुत मानी जाती थी, ठीक है। ठीक है, अब ये जो किताब थी मेरी सॉन्गविल की, इसको, ये नंबर वन थी 15,000 कॉपीज के साथ। इसको किसने बीट किया, इस किताब को क्या किसने बीट किया? चार्ल्स डार्विन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जब तक चार्ल्स डार्विन सीन पे आए थे, तो साइंटिफिक दुनिया में एक औरत का नाम था। हम बात कर रहे हैं लेट 18th सेंचुरी, 1780 में पैदा हुई थी, तो आप मान लीजिए अर्ली 19th सेंचुरी, 1800s में। तो जब आप सुने कभी भी किसी की बात के औरतों को ये किया जाता था, वो किया जाता था, रिमेंबर द नेम मेरी सॉमरविल। ये भी थी फर्स्ट पर्सन टू बी कॉल्ड अ साइंटिस्ट। चार्ल्स डार्विन, जिन पे आज सेक्सिज्म का आरोप हम लगाते हैं, वो इनके फैन थे। हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या बिलीव करते हैं, वो हमारी अपनी इच्छा है। मेरा काम फैक्ट्स बताना, ठीक है? तो अब आपको लगेगा यही कनेक्शन होगा तीनों में, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है एक चौथी, ठीक है? पहले आई मेरी सॉमरविल, फिर आए जॉन स्टुअर्ट मिल, फिर आए चार्ल्स डार्विन। दो आदमी एक औरत हो गई, अब एक औरत आती है, उनका नाम है मिसेस हम्फ्री वार्ड। ठीक है, मिसेस हम्फ्री वार्ड, उनका रियल नाम है मेरी ऑगस्टा वार्ड। ये कौन थी? अभी तक हमारे तीनों के तीनों जो कैंडिडेट्स हैं, टॉप ऑफ द टॉप, क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द, जो भी कहते हैं, टॉप ऑफ द टॉप। चौथी हमारी मिसेस हम्फ्री वार्ड, जिन्होंने अपने आप को कहती थी, अपने अपने हस्बैंड के नाम, उन्होंने ये नाम लिया था, हम्फ्री उनके हस्बैंड होंगे, बट उनका रियल नाम था मेरी, हम उनको मेरी ऑगस्टा वार्ड कहते हैं। ये भी अपने ज़माने की टॉप थी, शी वॉज द नंबर वन नॉवलिस्ट। उस ज़माने में टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लोग क्या पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे। किसकी? आदमियों की, और औरतों की। औरतों में मेरी ऑगस्टा वार्ड। सबसे पहले मैं आपको लिंक बताता हूँ। मेरी ऑगस्टा वार्ड में इन्हें 1879 में, जब मेरी सॉमरविल मर गई थी, मेरी सॉमरविल पैदा हुई थी 1780 में, हम बात कर रहे हैं 1879 की, ठीक है ना? 1780 से 1880, यानी 99 ईयर्स तब तो जिंदा नहीं थी, शी वॉज डेड। लेकिन एक उन्होंने एक पर्सनली पुट फॉरवर्ड द मोशन इन काउंसिल टू नेम द न्यूली एस्टैब्लिश ऑक्सफोर्ड हॉल फॉर वुमेन। एक ऑक्सफोर्ड हॉल फॉर वुमेन जब बना था, यानी एक, तब एक हॉल बना था, उन्होंने सजेस्ट किया था दिस हॉल शुड बी नेम्ड आफ्टर मेरी सॉमरविल। ठीक है ना? एक औरत औरत को सपोर्ट कर रही है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? तो इन्होंने ये नाम किसका दिया था? मेरी सॉमरविल के। सब ठीक है ना? अभी तक हम देखते हैं आगे क्या होता है। बाद में ये कॉलेज बन गया, ये जो हॉल था बाद में
और विंग्स बने और ग्रांट्स आए एंड इट बिकेम अ कॉलेज। सोमरविल कॉलेज इसका नाम पड़ गया। ये वही कॉलेज है जिससे मार्गरेट थैचर, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी थी ब्रिटेन की, पहली फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वो यहीं की पढ़ी थी। और हमारी इंदिरा गांधी, वो भी इसी कॉलेज से पढ़ी। ये दो प्राइम मिनिस्टर्स इस कॉलेज से पढ़े। कौन से? सोमरविल कॉलेज से। सोमरविल कॉलेज किसके नाम पे है? मेरी सोमरविल के। मेरी सोमरविल स्कॉटलैंड की पैदा हुई थी 1780 में। और इस हॉल का नाम सजेस्ट करने में भूमिका किसकी थी? मिसेस हम्फ्री वार्ड, फेमस नॉवेलिस्ट। अभी तक आपके पास कनेक्शन है। अब मैं आपको बताऊंगा, मिसेस हम्फ्री वार्ड पैदा हुई थी तास्मेनिया में। तास्मेनिया मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में एक इंटरेस्टिंग जगह है। बहुत, मेरे ख्याल से उसके आसपास कुछ डिस्टेंस में बहुत बड़े स्पाइडर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप अगर जाएंगे तो मेरा उनको सलाम करना। तो ये हैं, ये पैदा हुई थी 1851 में, हॉबर्ट में। इनकी फैमिली इंटेलेक्चुअल थी। और 1856 में जब ये 5 साल की थी, इंग्लैंड में आ गई, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ी। लेकिन उनकी पढ़ाई टूटी फूटी थी, क्योंकि शायद फादर, इनके जो फादर हैं, ट्रांसफ़र हो रहा है या कुछ और फैमिली में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इनकी पढ़ाई लिखाई टूटी फूटी रह गई। फिर भी ये इतनी स्मार्ट बनी क्यों? इन्होंने सेल्फ एजुकेशन प्राप्त की। आज भी वो दौर है सेल्फ एजुकेशन का। हम कहते हैं बच्चों को स्कूल कॉलेज ना भेजो, खुद ही पढ़ाओ, होम स्कूलिंग करो। तो शी वॉज सेल्फ एजुकेटेड इन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। सेल्फ एजुकेटेड का मतलब ऑफ कोर्स होता है कि प्राइवेट ट्यूटर रख के आप खुद पढ़ाई करो, स्कूल कॉलेज में समय नहीं बिताओ। एक फ्रीडम काइंड ऑफ सिस्टम है। फ्रीडम सिस्टम जिसे कहते हैं कि आप जब सुबह 7 बजे अगर आपको स्टडी करनी है पौधों की, तो आप सुबह 7 बजे उठ के करो, नहीं करनी तो 9 बजे उठो। अगर 7 बजे जा रहे हो और 11 बजे फिर बीच पे जाना है, सैंड की स्टडी करनी है, तो बीच पे जाओ। आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर सिमिलर स्टडी स्ट्रक्चर के फेवर में थे। खैर, ये ज़माना था 19th सेंचुरी में एंड शी हैड डन इट। और भी लोगों ने किया था, कभी उसकी बात हम बाद में करेंगे। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे फेमस किताब है, इन्होंने लिखी थी जब भी 37 ईयर्स की थी, रॉबर्ट एल्समियर। ये इनकी किताब थी फेमस। इट इज़ अबाउट, आई थिंक इट्स अबाउट अ प्रीस्ट हु लूजेस फेथ। मैंने इसके पहले 10 पेज ही पढ़े थे, मुझे फिलहाल पूरी किताब पढ़ी नहीं है। बट लॉस ऑफ फेथ, लैक ऑफ फेथ, डाउट एक आदमी में, रिलीजन को लेकर और साइंस को लेकर, ये था। ये इनकी किताब थी, इन्होंने 1888 में लिखा था। एंड शी वॉज अ सोशल वर्कर। अब सोशल वर्कर क्या होते हैं आज के ज़माने में? नहीं कि 4-5 लेक्चर दिए बच्चों को और फोटो लगा दी, फीलिंग ब्लेस्ड इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। प्रॉपर सोशल वर्क यानी कठिन से कठिन परिस्थितियों में बीमार लोग, गरीब लोग, उन सब की मदद करना। ये है मिसेस हम्फ्री वार्ड, फेमस नॉवेलिस्ट। व्हेन आई से फेमस, आई थिंक शी वाज नंबर 1। एंड नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं थी इनको, इनको कोई रोका नहीं गया था। इनको मना नहीं किया गया था कि औरतों का काम किचन में है। ठीक है, अब आपको मैंने 4 लोगों की इंट्रोडक्शन दे दी, उनका लिंक बता दिया है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि इनका लिंक इंदिरा गांधी से भी है। ओके। अचानक से हम जाते हैं वापस चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, जिनको लगता है मेरी सॉन्ग, वाह, व्हाट ए लेडी, मुझे इनको चिट्ठी लिखनी चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए, आप कितनी स्मार्ट हैं। हम जाते हैं वापस चार्ल्स डार्विन पे। अब चार्ल्स डार्विन की किताब आती है द डिसेंट ऑफ मैन। आदमी का डिसेंट क्या कहते हैं, एक तो होता है डिसेंट, नहीं वो असेंट डिसेंट होता है, यानी आदमी का आना और उसकी प्रगति। डिसेंट ऑफ मैन, मेरे ख्याल से, इफ इवन इफ आई एम रॉन्ग, चलो डजंट मैटर, हम किताब को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये लिखी थी 1871 में, तब मेरी सॉमरविल मर चुकी थी and all that। चार्ल्स डार्विन, जो कि मेरी सॉमरविल की इतनी इज्जत करते थे। और मेरी सॉमरविल कौन है? शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनका सिग्नेचर था औरतों को वोट करना देना चाहिए। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का मैं आपको व्यू पढ़ के बता रहा हूँ। वो इस किताब में जस्ट मिनट, वो इस किताब में लिखते हैं कि मैन डिफर्स फ्रॉम वुमन इन साइज, बॉडीली स्ट्रेंथ, हेरीनेस, एज वेल एज इन माइंड। यानी आदमी औरत से डिफर करता है किसमें? साइज में। हम सबको पता है आदमी जनरली बड़ा होता है। बॉडीली स्ट्रेंथ, जनरली आदमी बॉडीली स्ट्रांग होता है। हेरीनेस, जनरली हम हैरी होते हैं। एग्जाम्पल, एज वेल एज इन माइंड, या दिमाग में भी आदमी औरत से
अलग है, दोनों में समानता नहीं है। उनकी जो थ्योरी थी सेक्सुअल सिलेक्शन की, उसमें वो लिखते हैं कि मैन हैज अटेन्ड अ हायर एमिनेंस। एमिनेंस आपको पता है क्या होता है? दैट मैन इज अ ग्रेट सिंगर, ही हैज अचीव्ड ग्रेट एमिनेंस, यानी उसने अपना एक रुतबा बनाया है सोसाइटी में, एमिनेंस। आदमी हैज अटेन्ड अ हायर एमिनेंस, यहाँ एमिनेंस का एक और मतलब है कैपेबिलिटी, ऑरा, इंटेलेक्चुअल, physical and moral in every way, except moral, intellectual and physical. Eminence, okay. Higher eminence in mental faculties through the struggle for existence. Because of the way both men and women have struggled, man has achieved higher eminence, implying man has struggled more. Okay. He argued these differences, कौन सी differences? Mental faculty की, were as distinct as the physical ones. जितना आपको दिख रहा है कि आदमी बड़ा है, साफ दिखता है आदमी बड़ा होता है, औरत छोटी होती है, आदमी हैरी होता है, औरत हैरी नहीं होती है, साफ दिख रहा है, वैसे ही आपको साफ दिखना चाहिए कि आदमी की मेंटल फैकल्टीज अलग है, औरत की अलग है। He theorized that man's mental powers were more highly developed in areas of reasoning and logic compared to women। जब हम रीजनिंग और लॉजिक की बात करें, ठीक है, मैं ठीक है बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे मुझे कई बार ट्रांसलेट करने पड़ते हैं ऑन द स्पॉट, राइट? तो ठीक है, मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, रीजनिंग एंड लॉजिक, ये जो दो एरियाज हैं, इसमें आदमी बेटर है औरत से। ये कौन कहते हैं? चार्ल्स डार्विन, जो फैन किसके थे? मेरी सॉमवेल के, जिनको खिताब मिला था फर्स्ट एवर पर्सन मैन और वुमन टू बी कॉल्ड अ साइंटिस्ट। अब मैं कोट पढ़ रहा हूँ, द चीफ डिस्टिंक्शन इन द इंटेलेक्चुअल पावर्स ऑफ द टू सेक्सेस is shown by man's attaining to a higher eminence in whatever he takes up than can woman। कुछ भी आदमी ले ले, उसमें ज्यादा अचीवमेंट होती है उसकी, in simple words, than can woman, whether requiring deep thought, reason or imagination or merely the use of the senses and hands। हर चीज में आदमी आगे आपको मिलता है, whether requiring deep thought, reason or imagination or merely the use of senses and hands। I certainly think that women, though generally superior to men in moral qualities, are inferior intellectually। जिनकी किताब से मैंने कोट लिया है, और आपको याद है मैंने एक बहुत पहले सेशन किया था, वो रिकॉर्डेड नहीं था, जिसमें मैंने चार्ल्स डार्विन की सिलेक्शंस पढ़ी थी, वो क्या मानते थे, उनकी चिट्ठियां पढ़ी थी, काश वो हमने रिकॉर्ड किया होता, बहुत इंटरेस्टिंग था। आई सर्टनली थिंक विमेन जनरली सुपीरियर होती है आदमी से मॉरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है आगे जाके, ये आप नहीं भूलिएगा। विमेन आर सुपीरियर टू men in what way? According to Charles Darwin, morally। However, they are inferior intellectually। And when you say intellectually, इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ है, इंटेलेक्ट, इसका मतलब है जब रीजनिंग और लॉजिक की बात आती है, आदमी आगे है। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ की ऐसी स्ट्रगल रही है कि उसका दिमाग अलग तरीके से डेवलप हुआ है। अब वो स्ट्रगल क्या थी? सर्वाइवल की, हंटिंग की, बहुत सारी अलग चीज़ों की, नेचर की। अब अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि चार्ल्स डार्विन ने ये भी कहा है कि बाय बर्थ, बाय नेचुरल सिलेक्शन मैन इज सुपीरियर, तो आप गलत नहीं है, लेकिन वो आज के टॉपिक का हमारा स्कोप नहीं है। वी आर नॉट डिस्कसिंग चार्ल्स डार्विन। तो जो लिसनर्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर ये सोच रहे हैं मैं वो क्यों नहीं कह रहा हूँ, वो आज हमारे टॉपिक का स्कोप नहीं है। मूविंग ऑन, चार्ल्स डार्विन की हमने बात कर ली। अब आते हैं जिनको हमने मेंशन किया था, मिसेस हम्फ्री वार्ड, यानी मेरी ऑगस्टा वार्ड। मेरी ऑगस्टा वार्ड यानी फेमस नॉवेलिस्ट, जिन्होंने डाउट ओवर फेथ पे किताब लिखी थी, फेमस किताब लिखी थी, और उनकी वजह से सोमरविल कॉलेज का नाम सोमरविल कॉलेज पड़ा, क्योंकि वो भी फैन थी किसकी? मेरी सोमरविल की। ठीक है, और इसी कॉलेज से कौन कौन पढ़ा? मार्गरेट थैचर और हमारी इंदिरा गांधी। मिसेस हम्फ्री वार्ड, जो कि फैन थी मेरी सोमरविल की, और मेरी सोमरविल सिग्नेचर किया था विमेन शुड बी अलाउड टू वोट। मेरी वार्ड भी उतनी ही अच्छी इंटेलेक्चुअल एक औरत है, वो खिलाफ थी विमेन शुड नॉट वोट। ये चारों के चारों लोग, आप कह सकते हो
इन अ वे इंटेलेक्चुअली सिमिलर हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। स्पेशली जो बाद में पैदा हुए वो पहले वालों की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये रिस्पेक्ट ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि जो पहले वाले तो मर गए हैं, उनको तो रिस्पेक्ट दिखेगी नहीं। बट एक ऑनर होता है, उन्होंने ऑनर किया था। जब ये सॉमरविल कॉलेज का नाम पड़ा था, तो मेरी वार्ड ने ऑनर किया था किसको? मेरी सॉमरविल को। ये जानते हुए कि मेरी सॉमरविल के जो सिग्नेचर है, वो पहला सिग्नेचर था कि औरतों को वोट करने देना चाहिए। ऑगस्टा वार्ड कहती थी नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉलेज का नाम उस पर नहीं पड़ेगा। ये रिस्पेक्ट अपनी अपनी जगह थी। ये पढ़ी लिखे लोगों की निशानी होती कि हर चीज़ पे वो हाँ पे हाँ नहीं भी भरते, फिर भी एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये आपको एक प्राइम एग्जांपल है। आपके कॉलेज के लेक्चर्स में, सोशल डिस्कशंस में, पार्टीज में आप ये बात कर सकते हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि कार्तिक की वजह से मुझे पता चला, स्पेशली अगर आप एक लड़की से बात कर रहे हैं। क्योंकि जनरली आप पाएंगे कि अगर आप लड़कियों के सामने इंटेलिजेंट बातें करते हो, मेरा नाम लेते हैं, तो इससे मेरा भला होता है और आपका भी। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि इतने क्यूट इंसान के साथ आपकी दोस्ती है। खैर, अगर आप सो रहे थे अब आप जाग गए हैं। कंटिन्यूइंग, 1889 में उनकी एक मैनुअल था। मैनुअल क्या कहते हैं? नोवेला, स्मॉल किताब थी। ठीक है, क्या कहते हैं, जर्नल थी। मुझे एक शब्द है वो याद नहीं आ रहा। एक स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस। अपील अगेंस्ट अपील अगेंस्ट फीमेल सफरेज। सफरेज यानी द राइट टू वोट। शी वॉज अपीलिंग टू पीपल, डू नॉट लेट women वोट। द फेमस नॉवेलिस्ट, अ फैन ऑफ साइंस, वो कह रही है, जो खुद इतनी पढ़ी लिखी है, इतने इतनी लैंग्वेजेस जानती है, अंग्रेजी जानती है, प्रॉपर राइटर है, क्या कहती है? डू नॉट फॉर गॉड सेक लेट women वोट। पार्लियामेंट में आदमी जाएंगे, तय करेंगे बाकी के आदमी की कौन जाएगा। औरतों को पार्लियामेंट में वोट करने का नहीं देना चाहिए। क्यों? शी आर्ग्यू दैट अ वुमन्स फियर इन द स्टेट शुड बी लिमिटेड by the physical constitution of women and the fundamental difference in their occupations। बहुत लंबे पैराग्राफ्स हैं, उनको मैंने समाइज किया है कि एक तो औरतें इस चीज के लिए बनी नहीं है। सड़कों पे खड़ा होना, चिल्लाना, चीखना, वोट मांगना औरतों को शोभा नहीं देता। उनका नेचर, मेंटल नेचर और फिजिकल नेचर इस बात के विरुद्ध है। दे आर नॉट मेड फॉर दिस। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि चार्ल्स डार्विन की लाइन याद रखिएगा, women are morally superior but intellectually inferior। मैं इंफीरियोरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मेरी ऑगस्टा वॉर्ड कहती थी, women are not meant for certain things in life and men are not meant for certain things in life। Let's move on। She maintained that while women were excellent in education and care for the poor, this is a moral quality जो डार्विन ने कहा था कि women are morally superior। और अगर सोसाइटी को, मेरी ऑगस्टा वार्ड और उसके साथ ही मानते थे, अगर सोसाइटी को हैप्पी रखना है, और मैं आपको अभी कोट करता हूं क्योंकि मुझे याद आ गया अचानक से, चार्ल्स डार्विन ने भी लिखा है कि अगर औरतें काम करती हैं जितना आदमी करते हैं, ऑफिस जाती हैं, धक्के खाती हैं, घर आती हैं, तो हो सकता है उनको एक इक्वालिटी मिल जाए लाइफ में, समाज में। ठीक है, हम फिर कह सकते हैं आदमी औरत एक है, लेकिन द हैप्पीनेस ऑफ द होम विल सफर एंड बच्चों की एजुकेशन इफेक्ट होगी। ये मुझे याद है चार्ल्स डार्विन ने ही कहा था कहीं अपनी किताब में, मुझे अचानक से याद आ गया। खैर, मेरी ऑगस्टा वार्ड कहती थी कि women are excellent in education and care for the poor, they lack the normal experience required for foreign or colonial policy or grave constitutional change। उनके पास नॉर्मल एक्सपीरियंस है ही नहीं, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस का। अब आप कहेंगे कैसे आएगा जब उनको पोजीशन ऑफ पावर दी नहीं गई? फिर वो कहेंगी, अरे आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि उनको चाहिए नहीं थी कभी। आप आर्ग्यूमेंट समझिए। जो अगर आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि औरतों को कोई मौका ही नहीं दिया गया, तो वो कहती हैं अपने राइटिंग में, मांगा कब, किसने मांगा है?
अब आप अगर आर्ग्यू करना चाहते हैं मांगा है, ऑफ कोर्स हिस्ट्री में कुछ ना कुछ औरतों ने ज़रूर मांगा है, लेकिन जनरली नहीं मांगा। ये उनकी आर्ग्यूमेंट। वो ये नहीं कह रही कि बड़े इंपॉर्टेंट, वो ये नहीं कह रही कि बड़े पार्लियामेंट में जाना, वोट करना, लीडर बन जाना, ये बहुत दिमाग वाले काम है और औरतें इसके लायक नहीं। वो कह रहे हैं ये औरतों के लिए काम बने ही नहीं। दे आर एक्सीलेंट इन एजुकेशन एंड केयर फॉर द पुअर, पढ़ाई लिखाई कराना, टीचर्स के जॉब्स वगैरह वगैरह। शी बिलीव द परसूट ऑफ मियर आउटवर्ड इक्वालिटी वॉज वेन बट डीमोरलाइजिंग। अगर आप इनको इक्वालिटी दे दो, ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट होगा। उनको अच्छा फीलिंग आएगी कि हम इक्वल हो गए आदमी से, लेकिन अंदर ही अंदर औरत डीमोरलाइज हो जाएगी, बिकॉज उसे पता होगा सच क्या है। उसे पता होगा कि अंदर अंदर मैं इक्वल नहीं। इसके लिए उसका मेंटल मेकअप और उसके जो स्पिरिट है वो सोसाइटी में डाउन हो जाए। आउटवर्डली इक्वल होगी वो, मैं इक्वल हूं तुम सबसे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका स्पिरिट टूटेगा, बिकॉज वही झूठ में रहे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मुझे ये पढ़ने में बहुत मजा आया। Mere outward equality is just vain. It is demoralizing and it leads to a misconception of a woman's true dignity and special mission. औरत अपनी ट्रू डिग्निटी भूल जाएगी कि उसकी डिग्निटी इसमें नहीं है कि चीखे चिल्लाए, धमकियां दे, झगड़े, और उसका जो मिशन है वो भटक जाएगी। उसका क्या मिशन है? एजुकेशन, केयर फॉर द पुअर, केयर फॉर द सोसाइटी। रिमेंबर, एजुकेशन इज अ मिशन। एजुकेशन देने के लिए खुद पढ़ा लिखा होना चाहिए, एंड विच इज वॉट we will come to. She believed Mary Augusta Ward, one of the pioneers of the movement कि women को वोट नहीं देना चाहिए. She's saying, instead of spending your time in all this nonsense thing, why don't you study and educate yourself? पढ़ो लिखो, प्रॉपरली पढ़े लिखो। पढ़ो लिखो, पढ़ना लिखने का मतलब क्या है? डिग्री के लिए नहीं, जो आजकल होता है। किसकी तरह पढ़ना लिखना है? इसकी तरह। अगर इस जिसने घर में पढ़ा था, या मेरी सोमरविल की तरह यूनिवर्सिटीज में, वैसे पढ़े लिखो। ये तुम्हारा मिशन है औरत। ये क्या मिशन हुआ तुम्हारा कि मुझे वोट देना ही है, इसमें मुझे डिग्निटी मिलेगी, या मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है, मुझे लीडर बनना है? ये डिग्निफाइड काम नहीं है। हमने पहले भी टॉक किया है कि वो औरतों के खिलाफ नहीं थी। वो ये मानती थी औरत की डिग्निटी इससे कम होती, ये कम काम है। औरत यहाँ है और ये वोट की मांग करके और लीडरशिप की मांग करके औरत गिर रही है। वो इस नजरिए से देख रहे थे कि औरत की पोजीशन वैसे ही हाई है और आप उसे गिरा रहे हो। उनका डर ये था। उनका डर ये नहीं था, उनका ये नहीं था कि औरतों को काबू में कर लो, उनको वोट नहीं देने करो क्योंकि वो छोटी हैं। ये हमें गलत बताया गया। हमें ये इसलिए बताया गया ताकि हम इनको भूल जाएं, और यही हुआ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट ऑफ टाइम। कितनी फेमस नॉवलिस्ट हैं फीमेल? बहुत कम है। उनमें से एक ये है और हम इनको जानते नहीं। इंटरनेट पे कम्युनिटीज बनी है इसके खिलाफ, अभी भी हैं, कि इस औरत ने अपनी सारी गुडविल खो दी, सारा अपना फेम खो दिया। उसका भी उतना ही नाम होता जितनी बाकी औरतों का था, लेकिन उसने क्योंकि ये खिलाफ थी वोटिंग के, इसने अपनी सारी इज्जत खो दी। अभी 20 मिनट पहले भी मुझे एक आर्टिकल पढ़ रहा था इस पे, goodreads.com पे। गुडरीड्स में जाइए, रॉबर्ट एल्समेन की किताब का नाम डालिए और वो पहला ही रिव्यू पढ़िए। पीपल आर हैप्पी, अच्छा हुआ इसके साथ भूल गए इसको। ये है इंटरनेट का फायदा। इंटरनेट इसलिए थोड़ा बना था कि आपको हिस्ट्री के बारे में पता ना चले, लेकिन ये बन गया है। अब क्या होता है इंटरनेट पे? पॉपुलर थॉट को फर्स्ट 5 पेजेस में ले आते हैं और नॉन पॉपुलर थॉट को दबा देते हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है? आपकी मर्जी है, पॉपुलर पढ़ना है, नॉन पॉपुलर बनना है। तो लाइब्रेरी इज अ मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम। लाइब्रेरी इज बेटर फॉर द माइंड। You can choose, you can select. You are not bound by the first 5 pages of anything. You don't have to go by an order in a library. अगर वहां दूर किताब पढ़ी है जो कम पॉपुलर है और लाइब्रेरियन कहे वो मत पढ़ो, आप फिर भी जाके पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। इंटरनेट पे आपको बताएगा कौन? पहले 5 पेजेस कौन आजकल छठे पेज पे जाता है? ये सोचने वाली बात है। बैक टू द बिजनेस। मिसेस हम्फ्री वॉर्ड फेम्ड एंड सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट थी, एंड शी वुड अपील टू women रेगुलरली थ्रू हर लेटर्स। पढ़ो लिखो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये सब वो काम करती थी। शी प्लेड अ फाउंडेशनल रोल इन women's हायर एजुकेशन एट ऑक्सफोर्ड।
वन ऑफ द थिंग्स शी डिड इज ऑक्सफोर्ड में औरतों का सोमरविल हॉल इसकी वजह से पॉपुलराइज हुआ, इसने नाम भी इसने सजेस्ट किया था। एंड अदर वेज शी प्रोमोटेड फीमेल एजुकेशन। हर प्रायोरिटी वॉज औरतों को पढ़ना लिखना चाहिए। Despite her anti-suffrage views, she heartily supported the fullest possible development of the powers, energies and education of women. याद रखिएगा, she was a votary कि औरत की डेवलपमेंट हर एंगल से होनी चाहिए, and her energy should not be wasted. And how will the energy be wasted? हमें वोट करना है, हमें वोट करना है, हमें पार्लियामेंट में लीडर बनना है, हमें भी झगड़े करने हैं। एंड शी वॉज ऑफ द व्यू विमेन डू नॉट वांट इट। अगर आप इनकी पढ़ेंगे, इनके उनके साथियों की टेक्स्ट पढ़ेंगे, वो यही कह रही हैं किस औरत ने डिमांड किया है। ये सब पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि औरत का स्टेटस गिराना है। एंड दैट्स व्हाट दे थॉट फेमिनिज्म इज डूइंग। फेमिनिज्म का रोल औरत को उठाना नहीं है, औरत को गिराना है, और उसमें से कुछ औरतें लीडर बन जाएंगी, बाकी औरतें गिरी रहेंगी। वेरी रेवोल्यूशनरी थॉट। इस बारे में आप सोचिए, क्या ये एक्चुअली हो रहा है? ट्रैफिकिंग, वी आर लिविंग इन अ कंट्री जिसमें फीमेल ट्रैफिकिंग बहुत होती है। यू नो दैट। आप अगर बॉम्बे रहते हैं, आपको पता है कौन सी एरिया की बात कर रहा हूँ। अगर आप दिल्ली रहते हैं, प्रोस्टिट्यूशन एरिया आपको पता है, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं इसके बारे में। ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन, एप्स्टीन आइलैंड में जो अभी आया है, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर ट्रैफिकिंग, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बोथ मेन एंड women सफर, बट फीमेल ट्रैफिकिंग कम नहीं हुई है। वॉट अबाउट द नंबर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स इन द वर्ल्ड? बढ़े हैं। आज जब फीमेल विमेन की हालत, स्पेशली गरीब औरतों की हालत ठीक नहीं, मेंटली सर्वे आफ्टर सर्वे फीमेल डिप्रेशन की बात करता है। ऐसे एक दौर पे ये थॉट फिर से हमें सोचने की जरूरत है कि जिनको हम विलेन बताते हैं, क्या सच्ची में विलेन थे? और अगर मानो विलेन थे भी आपके लिए, तो क्या उनकी सारी थॉट्स गलत थी? जब वो कह रही हैं औरतों को पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए क्योंकि उनकी, और ये जो बाकी काम है उनसे उनकी डिग्निटी कम होगी, इसमें कितना गलत है कितना सही? हो सकता है आप इनकी विमेन शुड नॉट वोट की बात को नहीं मानते, लेकिन क्या बाकी बातों को भी नहीं मानते? खैर, फाइनल चीज मैं इनके इनके बारे में बता रहा हूँ, मिसेस हम्फ्री वॉर्ड के बारे में, कि जब वॉर हुआ था, वॉर में नर्सेस की रिक्वायरमेंट थी, ऐसी औरतों की रिक्वायरमेंट थी कि जब फील्ड से आदमी को चोट लगती, गोली लगती है, तो उसको खींच के ले आते हैं, क्लिनिक्स में रखते हैं, हॉस्पिटल्स में रखते हैं, वहाँ नर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। गेस्ट्स, वहाँ कौन गया था? वहाँ मेरी गई थी अपनी टीम के साथ। शी वॉज एन एक्टिव वॉलंटियर ड्यूरिंग वॉर पीरियड्स, एक्चुअल सोशल वर्क करती थी ये लोग। सो ऐसा नहीं है कि दे वर अगेंस्ट वुमेन वर्किंग, वो भी ये भी वर्क था। आज जब हम डिमांड करते हैं कि वीमेन शुड बी ऑन द बैटल फील्ड, और बहुत लोग मानते हैं दे शुड नॉट बी ऑन द बैटल फील्ड, शी वॉज ऑफ द व्यू कि वी आर ऑन द बैटल फील्ड जब हम नर्स करती हैं, लेकिन गोली उठाना, बंदूक उठाना, बॉम्ब फेंकना, ये औरत की कॉन्स्टिट्यूशन में फिट नहीं होता है। ये इनका मानना था। ये थी फॉरगॉटन टेल्स ऑफ फेमिनिज्म। मैंने 4 पात्र लिए हैं, चारों पात्रों को जोड़ा है। मैंने आपको बताया है कि ये पात्र अलग अलग व्यूज, अलग अलग थॉट्स रखते थे एक दूसरे से, फंडामेंटली डिफरेंट था, इसके बावजूद एक रिस्पेक्ट थी इनके मन में। स्पेशली चार्ल्स डार्विन और मेरी ऑगस्टा वॉर्ड ये रिस्पेक्ट करती थी मेरी सोमरविल की, हालांकि इनके जो थॉट्स हैं फंडामेंटली डिफरेंट थे। फॉरगॉटन टेल्स ऑफ फेमिनिज्म का पहला चैप्टर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे यकीन है इससे आपको इंसाइट्स मिलेंगे। We'll meet again with other interesting stories on walking shepherds. Good night and take care.